नमस्कार दोस्तों, अर्णब गोस्वामी के बाद नब गया गोदी मीडिया का एक और दलाल पत्रकार अमीश देवगन। पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 13 रुपए लीटर बढ़ाने पर पप्पू यादव बोले, बाबा रामदेव कहाँ हो, आत्मा शरीर में है या निकल गई। और आइए ताजा करते हैं वो यादें जब बाबा रामदेव ने पहने थे सलवार और कुर्ते। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज हुई FIR, रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की मांग हुई तेज। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें विस्तार से। अर्णब गोस्वामी के बाद नब गया गोदी मीडिया का एक और दलाल पत्रकार अमीश देवगन। कोरोना वायरस के साथ साथ लोगों को मीडिया वायरस से भी बचने की हिदायत दी जानी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी पुख्ता वैक्सीन नहीं बना है, पर खबरों की माने तो मीडिया वायरस का वैक्सीन तैयार भी हो चुका है और उसका असर जगह जगह देखने को भी मिल रहा है। इसी कड़ी में नए वैक्सीन का डोज न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन, जिसे लोग BND पत्रकार और गोदी मीडिया का सस्ता अर्णब गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, और कई बार हमने देखा है कि उनके शो आर पार में कांग्रेस नेताओं ने, कांग्रेस प्रवक्ताओं ने उन्हें सरकार की बेगम कह करके भी बुलाया है। जी हां दोस्तों, अमीश देवगन के खिलाफ झूठी खबर फैलाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। अमीश पर आरोप है कि उन्होंने 1 मई 2020 को प्रसारित अपने टीवी शो आर पार में कुर्ला मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को लेकर झूठी खबर फैलाई थी। शो के दौरान अमीश देवगन ने लॉकडाउन के दौरान कुर्ला मस्जिद के पास लोगों की जमा होने का दावा करते हुए एक फर्जी वीडियो दिखाया था। देवगन द्वारा किए गए झूठे दावों के आधार पर उनके खिलाफ मुंबई के कुर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पब्लिक केयर फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य शहजाद खान और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अजीम खान ने अमीश देवगन और उनके चैनल न्यूज 18 के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के लिए शिकायत दर्ज करने की मांग की है। अमीश देवगन पर फेक न्यूज फैलाकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। नजियो पब्लिक केयर फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य शहजाद खान ने कहा है कि 29 अप्रैल को कुर्ला में एक विवाद हुआ था, लेकिन अमीश ने 1 मई को उसका वीडियो प्रसारित किया और यह दावा किया कि यह वीडियो उसी दिन का है। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच विवाद वफानी लेन इलाके में हुआ, जो कुर्ला मस्जिद के आसपास का भी नहीं है। शहजाद खान ने आगे कहा कि अमीश के शो ने न केवल उनकी भावनाओं को आहत किया, बल्कि महाराष्ट्र सरकार पर हमले का नेतृत्व भी किया है, क्योंकि इसने उनके लॉकडाउन लगाने के नियमों पर सवाल उठाया है। खान ने कहा कि मुंबई पुलिस और मुस्लिम समुदाय को अमीश देवगन की नकली खबरों से निशाना बनाया गया और इस तरह उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पब्लिक केयर फाउंडेशन और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए अमीश देवगन और न्यूज 18 पर धारा 129A और धारा 124A के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन धाराओं में अमीश देवगन को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। शिकायत में आगे कहा गया है कि 1 मई को शाम 7:40 पर अमीश देवगन का शो आर पर प्रसारित किया गया था, जिसमें देवगन ने फर्जी समाचार दिखाया और दावा किया कि तालाबंदी के बीच मुस्लिम समुदाय कुर्ला मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। अमीश ने अपने शो में कहा था कि इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी, तो पुलिस वहां पर गई और पुलिस के साथ बदसलूकी हुई। अमीश ने गलत बयानबाजी करते हुए मस्जिद में जमा लोगों की एक क्लिप भी दिखाई, जो दावे के मुताबिक कुर्ला की नहीं थी। आपको बता दें कि गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जमीयत उलेमा हिंद ने रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, रोमाना इसार खान, इन सब पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। जैसा कि हम पिछले कुछ महीने से लगातार देख रहे हैं कि कैसे पत्रकारिता के नाम पर सरकार के प्रवक्ता के रूप में ये सभी फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कभी तबलीगी जमात के नाम पर तो कभी लॉकडाउन के दौरान उमड़ी भीड़ को कम्युनल रंग देकर हिंदू मुस्लिम करके देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोगों के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वह गोदी मीडिया की किस खबर को सच माने, और सच माने भी तो उनमें ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जिसमें आम जनमानस में समाज के एक तबके के लिए नफरत की भावना के अलावा और कुछ नहीं बढ़ सकता। हमारी आप लोगों से एक विनम्र अपील है कि गोदी मीडिया पर दिखाई जाने वाली खबरों को अपने विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से तोले और फिर ही उस खबर पर अपनी राय कायम करे। पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 13 रुपए बढ़ने पर पप्पू यादव बोले, बाबा रामदेव कहाँ हो, आत्मा शरीर में है या निकल गई। जी हाँ दोस्तों, वो दृश्य हम सबको याद है जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, काले धन को लेकर बाबा रामदेव ने मोर्चा खोलते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना दिया था।
जिसमें करीब 5000 लोग उनके समर्थन में थे। दरअसल हमने कई बार बाबा रामदेव को खुले तौर पर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अपने विचार रखते हुए देखा है, सुना भी है, और जब बात कांग्रेस की आती है तब बाबा कुछ ज्यादा ही निजी दुश्मनी के तौर पर पेश आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 जून 2011 की रात जब प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे बाबा रामदेव महिला वस्त्र पहनकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आधुनिक भारत में ऐसी भी एक सरकार आने वाली है जो उनसे प्रदर्शन करने तक का हक छीन लेगी। दरअसल हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव ने तब भी पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस को खूब पानी पी पीकर कोसा था, और जबकि आज हालात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बोतल बंद पानी से भी सस्ता बिक रहा है और मोदी सरकार उस पर भी जोंक की तरह गरीब देशवासियों की मेहनत की कमाई चूसने के लिए नियमों में फेरबदल कर पेट्रोल जैसी चीज को आम लोगों की जेब से दूर करने की हर एक कोशिश में लगी हुई है। तो ऐसे में बाबा रामदेव से ये पूछना तो बनता है कि वह अब कब इस मुद्दे को लेकर वापस रामलीला मैदान के दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे भी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के समय तो लहंगा लुगड़ी मिल गए थे पुलिस से बच के भागने के लिए, पर अब जबकि मौजूदा सरकार लहंगा लुगड़ी भी पहनने का मौका शायद ही देगी। जी हाँ दोस्तों, यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, आइए जानते हैं। कोरोना महामारी की वजह से जब लोगों की कमाई नहीं है, लोग घर बैठ गए हैं, तब भी ऐसे मुश्किल समय में मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपया और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। मंगलवार को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी चल रही है। बावजूद इसके सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों की जेब काट रही है। देश में पेट्रोल डीजल जब भी बेतहाशा दाम बढ़ते हैं तो सीधे पतंजलि उद्योग के मालिक बाबा रामदेव को याद किया जाने लगता है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो एक बार फिर बाबा रामदेव को याद किया जा रहा है। मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए रामदेव के लिए कहा कि बाबा रामदेव कहाँ हो आप, आत्मा शरीर में है या निकल गई? कहाँ गया मोदी सरकार से 35-40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलने का दावा? उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आपके आराध्य की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर फिर टैक्स 10 से 13 रुपए बढ़ा दिया। कब धरने पर बैठोगे आप? या डर है कि यह हुक्मरान सलवार पहन के भागने का मौका भी नहीं देगा? अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि 21 अप्रैल को रिपब्लिक टीवी भारत चैनल ने अर्णब गोस्वामी के माध्यम से पालघर मॉब लिंचिंग पर प्रोग्राम पूछता है भारत शो में एक बहस आयोजित की। इस प्रोग्राम में अर्णब द्वारा पालघर में हुई घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमीश रंजन पांडे ने भारत सरकार से रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी भारत का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। शिकायतकर्ता अमीश रंजन पांडे की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दी गई शिकायत में दोनों टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी भारत का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। अमरीश रंजन पांडे का कहना है कि इस मीडिया संस्थान ने प्रोग्राम कोड, अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग दिशा निर्देश और सलाहकारों के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया है। शिकायत में कहा गया है कि 21 अप्रैल को रिपब्लिक टीवी भारत चैनल ने अपने प्रधान संस्थापक अर्णब गोस्वामी के माध्यम से पालघर मॉब लिंचिंग पर प्रोग्राम पूछता है भारत शो में एक बहस आयोजित की थी। इस प्रोग्राम में अर्णब द्वारा पालघर में हुई घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया। रिपब्लिक टीवी भारत ने देश में सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की है, जब पूरा देश कोरोना महामारी से एक साथ लड़ रहा है। रिपब्लिक टीवी भारत और रिपब्लिक टीवी दोनों ने कई अन्य दिनों में सांप्रदायिक स्वाद के साथ समान शो प्रसारित किया। सांप्रदायिक रवैये को बढ़ावा देने वाले इस तरह के शो कई बार गलत चैनलों द्वारा प्रसारित किए गए। पालघर हिंसा को लेकर किए गए कार्यक्रम में भड़काऊ बातें और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर रिपब्लिक टीवी और इसके संपादक अर्णब गोस्वामी अभियुक्त बनाए गए हैं। देश के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ 105 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। अर्णब पर सांप्रदायिक भावना भड़काने, लोगों को हिंसा के लिए उकसाने और एक महिला के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक बातें करने का आरोप है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीश रंजन पांडे ने आरोप लगाया कि शो केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम कोड नियमों के साथ पूरी तरह से उल्लंघन में था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिपब्लिक टीवी चैनल्स और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग गाइडलाइन या केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 8 के संदर्भ में आज तक
कोई कार्यवाही नहीं होने के बावजूद उल्लंघन स्पष्ट रूप से सामने आया है। शिकायतकर्ता और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीश रंजन पांडे द्वारा उचित कार्यवाही करने और रिपब्लिक टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द करने की शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास दर्ज कराई गई है। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।